हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर क्लास लेकर के आए हैं। आज का इस क्लास में हम 12th क्लास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं। इस क्वेश्चंस के सहायता से आप जो भी आने वाले एग्जाम्स है 12th क्लास फिजिक्स से रिलेटेड, उन सभी एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो गया या ईयरली एग्जाम हो गया या तो इससे रिलेटेड कोई कंपटीशन वाला एग्जाम हो गया, तो इन सभी एग्जाम में आप इस क्वेश्चंस की सहायता से आप मार्क्स जो है सो अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो इससे पहले वाले क्लासेस में फिजिक्स का हो गया या केमिस्ट्री का हो गया या मैथमेटिक्स का हो गया या इकोनॉमिक्स का हो गया या कंप्यूटर साइंस का हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स का 11th और 12th का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए क्लासेस आप लोग को दिया गया है। और अगर उस क्लास को आप लोग किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो इसे चैनल में जा करके उसे अपलोड किया हुआ है, उसे आप लोग देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का इस क्लास में हम 12th क्लास फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह का क्लास का लाभ उठाने के लिए अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो का लाभ समय पर उठा सके। ठीक है, ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी चार्ज्ड बॉडी इज, यानी किसी भी बॉडी में अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसके बाद एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस। करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या होता है? करंट कैरिंग वायर उसे बोलते हैं जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा हो। तो जब किसी वायर से करंट फ्लो कराया जाता है ना, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में किसके चलते प्रोड्यूस होता है? एक रेस्ट चार्ज के चलते, विराम में रखे हुए चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज मोशन में है। तो जब किसी वायर से करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसके बाद 3 में है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2 a⁻⁻2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब 4 में है इन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ L, C एंड R इज 50 ओम। एक LCR सर्किट है और LCR तीनों से इक्वल वोल्टेज 50 वोल्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन से क्या होगा, R को हटा दिया जाए तो सिर्फ L और C कॉम्बिनेशन का वोल्टेज क्या होगा, तो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, एक डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे, बट जितना सारा क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव बताना है उतना बताने के बाद ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ ध्यान में रखोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान दोगे, यहां पर एक सर्किट है जिसमें R, L और C तीनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें AC करंट फ्लो कराया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि R के द्वारा जो वोल्टेज लगता है वो, इसमें ध्यान दोगे, पढ़ोगे आप LCR सर्किट में पढ़े होगे या तो नहीं पढ़े हो तो चैप्टर में है पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि रेजिस्टेंस के द्वारा जो वोल्टेज होता है ना, वो हमारा इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और इंडक्टेंस जो होता है हमारा L, उसके चलते जो वोल्टेज लगता है वो हमारा इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और कैपेसिटेंस के द्वारा जो वोल्टेज लगता है वो हमारा इस डायरेक्शन में लगता है। अब इन तीनों का मिला जुला रिजल्टेंट यहाँ निकाला जाता है। बट यहाँ क्वेश्चन में बाद में बोल दिया गया है कि L और C का सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका भी वोल्टेज हमारा और इसका वोल्टेज तीनों का वोल्टेज इक्वल है। तो जब ये है ही नहीं, मेरा R नहीं प्रेजेंट है फिलहाल, यहाँ पर मान लो R है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। एक वोल्टेज इधर लगेगा, एक वोल्टेज इधर लगेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसका वोल्टेज जो है सो जीरो हो गया है। अगर ये प्रेजेंट रहता तो जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। तो क्या होता है इसमें QE, यानी E इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फील्ड में अगर कोई बॉडी को रखा हुआ है, एक स्पेस ऐसा जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो वहां Q चार्ज पर फोर्स क्या लगता है, तो Q इंटू E लगता है।
इसके बाद है अकॉर्डिंग टू बॉयड सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट इज। तो वहां बताया गया है कि डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट। तो इसका हो जाएगा बी नंबर सी, कूलाम का पावर 2 न्यूटन का पावर -1, और यहाँ कैपिटल एम लिखा हुआ है, कैपिटल एम नहीं होना चाहिए था, स्मॉल एम होना चाहिए था, स्मॉल एम यानी मीटर, मीटर का पावर -2। इसके बाद है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ई इज गिवन बाय, तो सी नंबर हो जाएगा P क्रॉस C। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एयर बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज डिस्प्लेस्ड बाय मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के देन इट्स कैपेसिटी। तो वहां बताया गया है कि वैक्यूम रहेगा तब का कैपेसिटी, और अगर उसको किसी मीडियम से रख दिया जाए तब का कैपेसिटी। तो मीडियम में जो कैपेसिटी होता है वो वैक्यूम वाले कैपेसिटी से ज़्यादा होता है। तो कितना ज़्यादा होता है, तो उस मीडियम का जो परमिटिविटी होता है उसका उतना गुना हो जाता है, यानी मीडियम का परमिटिविटी अगर के है तो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी इसका ए नंबर हो जाएगा इंक्रीजेज के टाइम्स, मतलब के गुना हो जाता है। उसके बाद एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो वो भी इंक्रीज करता है, तो ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद है किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब किरचॉफ्स का पॉइंट रूल जो है सो किसका कंजर्वेशन का फॉलो करता है, तो चार्ज का, मतलब डी नंबर। लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी नंबर हो जाएगा क्यू इंटू कैपिटल ई प्लस भी क्रॉस, हर जगह बीटा लिखा गया है बट ऐसा होता नहीं है, क्यू होता है स्मॉल क्यू, और जहां स्मॉल ई दिख रहा है वहां कैपिटल क्यू होगा, और जहां भी है वहां भी होगा, और जहां बीटा दिख रहा है वहां बीटा नहीं होता है, होता क्या है, तो बी होता है, कैपिटल बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। वहां पर क्या है, वोल्ट पर मीटर है, पावर 4 जैसा दिख रहा है बट -1 है। ठीक है, तो ये किसका यूनिट है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी सी नंबर 11 सी नंबर हो जाएगा, यानी फर्स्ट इसमें सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आर रिलेटेड है, तो किस प्रकार से रिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसा रिलेशन है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा ई इक्वल टू -dv/dr। ई के जहाँ पर स्मॉल ई लिख दिया है बट वहाँ कैपिटल ई होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड इट्स कैपेसिटी। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आप लोग डिराइव किए होंगे तो डिवाइड में क्या रहता था, आर रहता था, तो आर अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो कैपेसिटी 2 गुना डिक्रीज कर जाएगा, मतलब डिक्रीज 2 टाइम्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी। अगर किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा सो बताना है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, तो इसका इंक्रीजेज लिनियरली, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड द बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट सेम लेंथ, यानी सी नंबर हो जाएगा। ऐसे तो ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है सो बहुत सारा जैसे कि अभी फिलहाल सिलेबस से हटा हुआ है बट कंपटीशन के लिए आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जैक बोर्ड का जो सिलेबस है उसे हटा हुआ है बट फिलहाल इसमें आएगा नहीं। नेक्स्ट है
द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड, यानी जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो न्यूमरेटर में रहता है, यानी उसके बढ़ने से उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट। अगर एसी सर्किट आप लोग पढ़े हैं तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है किसका, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, तो कितना होता है, तो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन। तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ में आप लोग पढ़े हो कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सभी इलेक्ट्रिक करंट का सम जो है सो जीरो होता है, तो वही चीज यहां पूछा गया है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, तो क्या होगा, जीरो होगा, यानी इसका ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर इफ ए चार्ज ऑन ए electron is 1.5 into 10 to the power minus 19 coulomb, then the number of the electron flowing per second through the wire। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 0.625 into 10 to the power 13। कैसे आया इसको अभी हम लोग सॉल्व करके पढ़ेंगे। ध्यान दोगे, अभी एक क्वेश्चन बताया गया था, ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इफ ए चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये दिया हुआ है। बट जो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है 1.5 नहीं होता है, क्या होता है, तो 1.6 होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द वायर, यानी वायर से पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चार्ज अगर निकाल लेते हैं तो पढ़े होगे आप लोग कि चार्ज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, तो I इंटू टी होता है। तो I यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ था और टाइम भी हमारा 1 दिया हुआ था, यानी कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा, 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा मेरा 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, चार्ज जो है सो हमारा 1 माइक्रो कूलम, टाइम दिया हुआ, करंट दिया हुआ था 1 माइक्रो एम्पियर, और बोला है पर सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में चार्ज कितना जाएगा, तो 1 माइक्रो कूलम। इस माइक्रो कूलम को कूलम में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 से, तो यानी चार्ज हमारा क्या आ गया, तो 10 टू द पावर माइनस 6 आ गया। और ये क्वांटिजेशन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करके एन का वैल्यू फाइंड कर दिए, हम सॉल्व किए, तो इसका वैल्यू क्या आया, तो ध्यान दोगे इसका वैल्यू आ गया 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13, यानी इसका आंसर हो गया हमारा 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर नहीं, मतलब ए नंबर, इस आंसर इसका कहां पर है, तो ए नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो पढ़े होगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डाइन पर सेंटीमीटर। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द मोमेंट पी इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा पी इंटू ई, यानी सी नंबर। इसके बाद है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ द कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होता है, पहले भी आप लोग को ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, C/3 हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अभी जस्ट बताया गया है, तो इन टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, two cells of EMF E1 and E2 are an internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel, equivalent EMF of the combination is, इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन अभी है यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर नहीं होता है, अगर यहाँ पर कूलाम रहता ना, डाइन पर कूलाम या न्यूटन पर कूलाम तो हो सकता था, बट बी नंबर यहाँ पर होगा, वोल्ट पर मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर होगा, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे,
The electrostatic potential energy of 2 point charges 1 microcoulomb each place in 1 meter apart in vacuum। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 9 इंटू 10⁻³ जूल। कैसे आएगा वो बताएंगे सॉल्व करके अभी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, ए नंबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। 3 नंबर है, फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन द करेंट डेंसिटी जे कंडक्टिव है, कंडक्टिव यहां नहीं होना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है, तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, यानी इसका हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद है 4 नंबर में, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ ए प्लेटिनम इज 0.001 इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका हो जाएगा सी नंबर 1.0001। अब डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर -2 a का पावर -2। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो बताए हम, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रो कूलम्ब ईच प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ध्यान दोगे उसमें क्वेश्चन में क्या था, the electrostatic potential energy of 2 point charges 1 microcoulomb each place 1 meter apart in vacuum। यानी 1 माइक्रोकूलम्ब और 1 माइक्रोकूलम्ब का 2 ठो चार्जेस है, जिसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। उसके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर। तो ये जो Q है ये है हमारा μ0/4 μ0/4 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। इसका 1 माइक्रोकूलम्ब है, तो माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6। ठीक है। अब इसका हो गया 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ जूल आ जाएगा। जो कि हमारा ऑप्शन कहां पर था, तो सी नंबर पे था। तो ये था हमारा 12th क्लास फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके बाद हम इसका और सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, आप लोग को बताएंगे। तब तक अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर किसी तरह का इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका लाभ आप समय पर उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।